हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका संदीप सर स्वागत करते हैं सभी आर्ट्स के छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज 6 फरवरी 2025 को हिंदी पेपर दिया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग आज का एग्ज़ाम दे करके बहुत मस्त और खुशी में होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम आप आज का एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ हिंदी का। तो आइए फटाफट से हम लोग आज जो भी पेपर आप दे करके आए हैं, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है, कितना गलत है, आप इसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बेचैनी में होंगे कि हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही है और कितना ऑब्जेक्टिव हमने गलत करके आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप ये सोच रहे हो कि मेरा ये 12th क्लास का एग्ज़ाम जो है 2 साल का मेहनत था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जो है पिछले 12 वर्षों से यह मेहनत था। इंटर का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो 12 साल का मेहनत है और ये 12 साल का मेहनत जो है बहुत ही अच्छा रंग लाएगा। और भगवती से कामना करते हैं कि आप रिजल्ट में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और आगे भी तैयारी आप लोग बढ़िया से करेंगे। तो मेरे आर्ट्स के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आइए आप लोग जो है जितना आज क्वेश्चन करके आए हैं, कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही है और कितना गलत हुआ है, आइए एक बार जो है करेक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जो है बारीकी से देखते चलिए। तो मेरे पास जो है सेट का ई कोड है। एक स्टूडेंट्स है जिनसे हम ये क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं। तो ये मेरे पास ई है। हो सकता है कि आपके पास ए हो, बी हो, किसी के पास सी डी भी हो सकता है, किसी के पास एफ भी हो सकता है। तो सेट जो है कोड ये मायने नहीं रखता है, केवल क्वेश्चन मायने ही रखता है। क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन इसमें हो, वो क्वेश्चन अगर 1 नंबर पर है तो वो क्वेश्चन आपके सेट में जो है हो सकता है 5 नंबर पे या 10 नंबर पर हो। तो आप जो है आप जो है क्वेश्चन को हम मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिना समय को गंवाए हुए आइए हम लोग अपना फटाफट से करेक्शन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो है 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 50 आपको करना था। OMR शीट में 50 ही रंगने थे आपको और आप उम्मीद करते हैं आप 50 रंग कर आए भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णतः रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चन है, यह यहाँ जो है हमारे पास सेट का ई है, ई कोड है। आपके पास हो सकता है ए बी सी या डी हो या ए भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इसमें ई में 1 नंबर पर दिया है, तो हो सकता है कि आपके पास 2 में हो, 5 में हो या 10 में हो। तो आप जो है क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है अपने पूर्ण रूप से अपने विचारों को आ, प्रकट करता है या कौन सा पद समूह है इसमें। तो देखिए कह रहा है क्रिया, उसके बाद कह रहा है वाक्य, संधि, कारक। तो देखिए अपने विचारों को, अपने मन की बातों को पूर्ण रूप से किसके द्वारा कहा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि वाक्य द्वारा ही आप कह सकते हैं, बिना वाक्य को आप नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है। तो स्टूडेंट्स, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ स्टूडेंट्स, जो जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर हम लिए हुए हैं, वो बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें जो है दो यहाँ पर पद दिए हुए हैं। एक है परिश्रमी छात्र और दूसरा है अवश्य सफल होंगे। तो देखिए एक तरफ जो है सफल होना, एक तरफ जो है अलग बात है कि एक तरफ हो रहा है कि सफल होगा। कौन सफल होगा? तो जो व्यक्ति जो है क्या करेगा, जो छात्र जो यानी कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रमी करेंगे। तो यहाँ सफल होने के लिए किसी न किसी चीज़ पर आश्रित हो रहा है। तो सफल होने के लिए किस चीज़ पर आश्रित हुआ है? तो परिश्रम पर। तो देखिए यहाँ पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, तो जब 2 वाक्य एक दूसरे से जब मैच मिले हुए हों एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी, मिश्र वाक्य। ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको भी जो है दुविधा में डाल दिया होगा। तो आइए इसको जो है हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। कह रहा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है उसके चाचा के आ, आ, लड़की हुई है। तो देखिए चाचा के लड़की नहीं, लड़की हुई है। तो यहाँ पर देखिए लड़की जो स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है, तो यहाँ पर के है। ठीक है।
तो इस लड़की के अकॉर्डिंग जो है के जगह पर की होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा जो है गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्तव में वह बड़ा आदमी है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन तो हमारा बी यहाँ सही होगा ही, बाकी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन हम लोग का है कि यह कहना आपकी भूल है। तो देखिए यहाँ पर यह कहना आपकी भूल है, तो यहाँ पर भूल शब्द और कहना शब्द, तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है? आपकी। तो आपकी यहाँ पर नहीं हुआ, चूँकि कहना शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो यहाँ भी क्या होगा? ये भी पुल्लिंग होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा गलत हो जाएगा। फिर है राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो देखिए यहाँ यह वाक ही मतलब कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये वाक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा है, वास्तव में वह आदमी बड़ा है। तो देखिए वह आदमी आदमी भी है और बड़ा भी। देखिए ये क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, ठीक है। और वास्तव शब्द भी यहाँ पर एक दूसरे से मैचिंग है, ठीक है। तो वास्तव में वह आदमी बड़ा है, यही वाक हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो आचार का अनाचार होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा उसी को हम समझाएंगे, बाकी को जो है आंसर टिक करते चलते हैं, आप लोग मिला करते चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? तो युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गाल बजाना का मतलब होता है फांकी मारना या डिंग डिंग हाँकना भी इसका मतलब हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महापुरुष शब्द में कौन समास है? तो देखिए महापुरुष में एक शब्द है हमारा महान, दूसरा है पुरुष है। तो जिस अब पढ़े भी होंगे कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो देखिए एक कर्मधारय समास हमारा जो होता है इसके दो इसके इसको दो तरीका होता है इसको पहचानने का। एक होता है विशेषण विशेष पद और दूसरा होता है उपमान उपमेय। तो यहाँ पर उपमान उपमेय का तो बात है नहीं, विशेषण विशेष। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो जा रहा है, चूंकि पुरुष कैसा है? तो महान पुरुष है, तो महान शब्द से उस पुरुष की विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा होगा कर्मधारय समास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समास शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि वाक बड़ा रहता है उसको संक्षेप करके उसको एक शब्द बनाया गया है, ठीक है। और वहीं यदि संधि पूछा जाता तो संधि का मतलब होता है विच्छेद करना, ठीक है, यानी कि अलग अलग करना। चलिए तो इस प्रकार से जो है संक्षेपित करना, संक्षेप करना, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम वाला हम अंत वाला सर्वनाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रश्नवाचक, यानी कि जिससे प्रश्न का बात हो। तो कौन खा रहा है? तो क्या किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नवाचक। और स्टूडेंट्स जो मारा है ये बिल्कुल सही मारा हुआ है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए शेर भर ये हम लोग के गांव देहात का ही भाषा है। ऐसा आज भी बोला जाता है एक शेर, ठीक है। तो शेर का मतलब वो जंगल वाला शेर नहीं। शेर यहाँ पर जो है किलो तराजू का एक बटखारा, जिसको हम लोग जो है वजन करने का एक जो है तरीका, एक माप होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी गाँव की भाषा में बटखारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? परिमाण का बात हो रहा है, यानी कि माप तौल का बात हो रहा है, तो ये परिमाणवाचक होगा, परिमाण बोधक होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप ए ऑप्शन हमारा सही होगा, धातु होता है। चूंकि अगर मान लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना का उसका मूल रूप क्या होगा? पढ़ होगा, ठीक है। और संस्कृत में पठ बोलते हैं, तो ये हमारा वो पढ़ या पठ है, ये क्या होता है? ये धातु होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं टोटल, इसके कुल जो है भेद 6 होते हैं। यह हिंदी में, आप इंग्लिश वाला टेंस नहीं समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा ये हिंदी का है। तो हिंदी में वर्तमान काल, और यही इंग्लिश में रहता तो इसके 4 आप पढ़ते होंगे। तो यहाँ वर्तमान काल के भेद जो है 6 होते हैं, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है नहीं। तो मुख्य रूप से वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, निरंतर, और एक और होता है भविष्य। एक हमारा होता है समान वर्तमान, दूसरा होता है निरंतर, और तीसरा होता है भविष्यवाणी, यानी कि भविष्य की बातें, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन बी हो सही होगा। और
तीन, यानी कि वर्तमान काल के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं? तीन। चलिए उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ फिर से सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकूल में अनुपसर्ग है। उसके बाद है शत्रुता में कौन प्रत्यय है? तो शत्रुता में ता प्रत्यय है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मामा शब्द में का विशेषण होगा, तो मामा शब्द का विशेषण होता है ममेरा, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में पहला पद क्या है? त्रि का मतलब होता है संख्यावाचक, तीन का बात हो रहा है, तो यहाँ हमारा द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुल चार किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ कुल चार जो है संज्ञा पदबंध होगा, चूंकि कुल चार क्या है? गिनती की संख्या का बात हो रहा है। अगर इसमें जो है कोई अगर और भी शब्द जुड़ा रहता तब वहाँ पर हम विचार करते कि वह कौन सा समय का बात हो रहा है, कि क्या बात हो रहा है, कि कोई काम का बात हो रहा है, तो इसमें तो कोई जुड़ा है नहीं, तो यहाँ हमारा जो है सिंपल है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो यह अर्धनारीश्वर है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 को हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स भी यहाँ जो स्टूडेंट का जिसका ये पेपर है वो भी सही मारा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेखर ए जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी हुई है? तो देखिए शेखर ए जीवनी ये दो भागों में लिखी हुई है, क्योंकि इसको जो है हमारे रचनाकार जो है इसको दो भागों में, पहला संस्करण इसका जो है 1941 में और दूसरा फिर से 1944 में किए हुए थे, तो ये दो भागों में बटी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह की माता क्या नाम था? तो भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती, और ये स्टूडेंट क्या किया है? एक गलत टिक मारा प्रभावती। उनकी माँ का नाम था विद्यावती। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो उस समय इनकी उम्र थी 12 वर्ष। अब कहेंगे कि सर ये कैसे? तो देखिए भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, और आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 को हुआ था। तो आप थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगा सकते हैं कि 1907 में जन्म हुआ, तो आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, कैलकुलेट आप कर लीजिए, 7 3 10 और 10 और 19 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 10 और 9 19, तो यानी कि 9 साल उधर है और 3 साल इधर, यानी कि 9 3 12, यानी कि 12 वर्ष। 1907 में जन्म हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1959 में हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें कहीं भी अगर यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर जो है कमेंट में ज़रूर करेंगे। उसका जो है अगर सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आए तो फिर से हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है बिल्कुल बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूँकि 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है हम लोग को, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसीलिए लंबा नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्ट में ही चलते, तेज़ी में थोड़ा-सा चलते हैं कि वीडियो जो है छोटा ही हो। तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ये मुसलमान आक्रमणकारी था, जिसका जो है राजा हरि सिंह देव को जो है सामना करना पड़ा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सादानीरा चैप्टर आप निकालिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की, और जब कहानी निबंध जब स्टार्ट कीजिएगा वो सादानीरा, तो आपको फर्स्ट के सेकंड पेज में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ खोजिएगा आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्यय है, तो यह अव्ययी समास हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूखा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भूखा शब्द में आ प्रत्यय है, चूंकि भूख में लगा है आ, तो इसीलिए बनेगा भूखा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नाटक का होता है नाटकीय, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह में
सम उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल का उदाहरण है? तो ये सिंपल सी बात है, भूतकाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है कि वह आदमी वह कौन है जो कल आया था, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो देखिए यहाँ पर दो वाक है, वह कौन है एक वाक है, कल आया था, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो जो कर रहा है दोनों को जोड़ने का काम। तो आप जानते हैं कि दो चीज़ों को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए हिमालय से गंगा जब निकल रही है तो हिमालय को छोड़ के आ रही है, यानी कि उससे क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है, दूरी बन रहा है। तो यहाँ आपादान कारक होगा, चूंकि अलगाव जब होगा तो आपादान कारक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंह शब्द में कौन सा लिंग है? तो देखिए बॉडी का पूरा नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा पुल्लिंग होगा। देखिए ये लड़का जो है पुल्लिंग पर टिक करके और गलत टिक क्या किया है? गलत टिक कर दिया है स्त्रीलिंग पर। तो आप जानते हैं बॉडी का जितना नाम है वो सब पुल्लिंग होता है, कुछ अपवाद होता है, जैसे मुंह पुल्लिंग है, लेकिन वहीं आप कहिएगा जीभ कहिए, दांत कहिए, तो ये वो क्या हो जाता है? जीभ हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। कान कहिए तो पुल्लिंग है, नाक कहिए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो एक्सेप्शन इसका जो है बना हुआ है। तो क्लास में इस चीज़ को जो है पढ़ाया गया था, आप अगर बारीकी बारीकी से ध्यान दिए होंगे तो आपका सही होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्वत शब्द का सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो पवर्ग में प फ ब भ म, तो प से लेकर के म तक इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अगर केटीएम दो का फॉर्मूला से भी लगाएंगे तो पांचवा क्या होता है? ओ, केटीएम दो ओ, तो ओ से हो जाएगा ओष्ठ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है हम लोग के लिए। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये छात्र आंदोलन का 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में जो है भाषण दिए हुए थे, और उसी समय 1974 में छात्र आंदोलन भी किए हुए थे। चलिए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामधारी से दिनकर की काव्य रीति रेणुका का रचनाकाल क्या है? तो देखिए ये रेणुका का रचनाकाल कब था? 1935 ईस्वी में लिखे हुए थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भय खाते थे? तो ये नारियों के भय खाते थे, तो ये हमारा जो है ऑप्शन यहाँ बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये सेवा में प्रकाशित हुई थी, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो रोज शीर्षक क्या है? ये कहानी है, तो यहाँ जो है स्टूडेंट गलत टिक किया है, ये हमारा कहानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किसकी है? तो ये भगत सिंह की के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का विजय रोपण किसने किया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे, यानी कि स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष से किया गया था? तो ये 1951 ईस्वी में कोणार्क का जो है प्रकाशन किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो सादानीरा शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन सी विधा है? तो वो सादानीरा क्या है? निबंध है, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स गलत टिक किया है, ये हमारा क्या है? निबंध है, जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ है? तो यह वन की गहराइयों में छिपा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद और एक चीज़ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने से भी ट्राई किए होंगे बुक में खोजने का, बहुत सारा जो है प्रश्न, चूँकि प्रश्न इस बार जो है बहुत ज़्यादा किताब के अंदर से ही दिए गए हुए हैं, तो आप खोजे होंगे, बहुत आपको नहीं भी मिला होगा। और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ से बता रहे हैं, किस चैप्टर का है, हरी सिंह किस चैप्टर का है, फलाना क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो आप एक बार जो है कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ करके आपको वहाँ हम बताएंगे। वैसे भी हम जहाँ तक हो कोशिश हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो हम बताते चल रहे हैं। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो ये आप वो सावधानी चैप्टर निकालिएगा, और फर्स्ट पेज के बाद थोड़ा सा जो फर्स्ट पेज में थोड़ा सा आगे जब बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता के यानी कि इन बड़े भाई का नाम क्या था? तो शंभू रतन था, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लहर शीर्षक
रचना किसकी है? तो लहर जो है, देखिए यहाँ पर लहर जो है किनके द्वारा, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट कहाँ, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई थी? तो देखिए यहाँ पर जो है एक काश्मीरी शैव दर्शन जो है, आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा। तो बुक को यदि आप पढ़ेंगे तो ये पृष्ठभूमि में ही जो है, जब जीवनी वगैरह पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का, तो चैप्टर स्टार्ट, कविता स्टार्ट होने से पहले और इनके जीवनी के अंत में यह लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए कुली प्रथा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह एक कांग्रेसी नेता थे और उसके साथ साथ जो है ये लेखक भी थे। तो उसी समय जो है ये नाटक लिखे हुए थे अपने जीवन काल में, और उस समय बहुत पॉपुलर भी था कुली प्रथा। ठीक है, तो ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो पुत्र वियोग जो है मुकुल से लिया गया है, मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ स्टूडेंट गलत टिक किया हुआ है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में। शाबाश, ये तो सही कर लिया है स्टूडेंट। चलिए 1978 में जो है सोवियत रूस की यात्रा किए हुए थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा उषा लिखा गया था। तो यहाँ जो है ये हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? एक शिक्षक थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो संपूर्ण इनकी जो है रचना 6 खंडों में बटी हुई है, 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है? तो हरचरना एक गरीब परिवार का लड़का था। तो क्या है, एक साधारण आम आदमी का जो है, एक साधारण लड़का गरीब घर से जो है बिलोंग करता था। तो ये क्या था, एक आम आदमी का जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो देखिए यहाँ पर इनका सबसे फेमस था पेड़ पर कमरा, और पेड़ पर कमरा जो है यह शीर्षक जो है इतालवी भाषा में अनुवाद इसको किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो है हमारे अशोक वाजपेयी जी को जो है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए तो ऑप्शन ए सही हुआ यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है? तो देखिए सबसे अंत वाला कविता हम लोग का था गांव का घर, उसी में जो है लाइन मिला हुआ था कि शहर से अब जो है सर्कस का प्रकाश बुलौआ जो है कहाँ आए, कब का खो चुका है। तो इस प्रकार से लाइन था हमारा कि अब जो है सर्कस से बुलौआ भी तो अब नहीं आता है, क्योंकि अब ऑर्केस्ट्रा का ज़माना हो चुका है ना। तो ये हमारा जो है ज्ञानंद पति जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, शहर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो ये सन से आत्मा से लिया हुआ गया है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? देखिए क्वेश्चन जो है हमको भी थोड़ा सा जो है सोचने पर मजबूर कर दिया था। देखिए मुक्तिबोध जो है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, ये अपने जीवन में अ, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद के संसर्ग में आए हुए थे। तो ये जो है साथ-साथ प्रयोगवाद युग के जो है समय से जो है उदित हुए थे, यानी कि उस समय से जो है कविता यह लिखना शुरू किए थे। तो यहाँ पर उस तरह कोई ऑप्शन नहीं, चूँकि यह उदारवादी नहीं थे, क्रांतिकारी भी नहीं थे, सौंदर्यवादी भी नहीं थे। तो क्या था, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है? तो 3, 2 तक तो ठीक रहता है, लेकिन 2 से अधिक अगर 3 हुआ तो उस बात का बतंगड़ बनने में एक पूरे जो है माने प्रचार प्रसार होने में टाइम नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 3। चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो चंदर शर्मा गुलेरी जी का है, उसने कहा था। तो ऑप्शन ए सही हुआ यहाँ। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया? तो लहना सिंह। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो ऑप्शन यहाँ पर यहाँ ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा सी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिदी। तो शेख मोहिदी यहाँ पर ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म सिही नामक ग्राम दिल्ली के निकट हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग के लिए, कि राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो देखिए, यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुक में बहुत खोजने का प्रयास आप किए होंगे, बहुत ज़्यादा खोजने का। लेकिन अगर आप मेरे यहाँ मेन बैच में यदि आप पढ़े होंगे तो आप कॉपी निकाल कर देखेंगे, जिस समय कालखंड हम पढ़ाए हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, उसी समय इस भाषा वगैरह का सबका जिक्र हम किए हुए थे और कॉपी में लिखा भी थे। ये सब जो है उसी समय प्राचीन काल में, जिसको आदिकाल हम लोग कहते हैं, आदिकाल के समय ही राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि जो है बहुत सारे और भी भाषाएं थे जिनका जो है विकास हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आदिकाल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो काशी से शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामलला नचदू शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि नाभादास ने नागार्जुन कैसे किया? तो सत्संग के द्वारा जो है नागार्जुन किए हुए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। छह पंक्तियों के पद को क्या बोलते हैं? तो छपय बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरूढ़ दशा है जगत पर, मुंह देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो देखिए, यह पंक्ति नाभादास जी के द्वारा लिखा गया छपय, दो छपय, एक कबीरदास के ऊपर और एक सूरदास के ऊपर। तो कबीरदास के ही ऊपर, यानी कि उनके जीवन से प्रसन्न होकर के जो है नाभादास उनके बारे में जो है लिखते हैं कि कबीरदास का मानना था, वो कहते थे कि आरूढ़ दशा है जगत पर, मुंह देखी नहीं बनी, यानी कि इस समय जो है बहुत ही भयानक स्थिति बना हुआ है कि लोग जो है मुंह देख करके बात करते हैं, यानी कि बड़े, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसी की तरफ से साइड लेना शुरू कर दिए, उसी का पक्षपात करना शुरू कर दिए। लेकिन हमारे कबीरदास ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो किसी का मुंह देख करके बात नहीं बोलते थे। तो ये कबीर छपा जो है कबीरदास के ऊपर है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये भूषण जी के थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो देखिए, रीतिकाल के समय जो है ये श्रृंगार रस का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो श्रृंगार रस में बहुत सारी रचनाएं हुई थी। ठीक है, और रीतिकाल के प्रमुख, इसको आसान भाषा में समझाने का जो है तरीका बता रहे हैं कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे घनानंद। तो घनानंद जो है सुजान के ऊपर कविता लिखे हुए थे। तो उस समय प्रेम की बात, तो ये भी क्या था, वो श्रृंगार रस ना। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होगा हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सन 1917 में भितियारवा में किसकी तूती बोलती थी? तो उस समय जो है एमन साहब की तूती बोलती थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नंदगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो नंदगढ़ का स्तूप जो है 82 फुट ऊंचा है। तो नंदगढ़ जो है लौरिया के पास है। तो अगर लौरिया के तरफ से, अगर बगहा लौरिया के तरफ से कोई अगर विद्यार्थी होंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखे होंगे और जान रहे होंगे। तो ये जो है 52 फीट जो है ऊंचा है। चलिए उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था? तो ये मुनि और मानक की माँ का नाम था विष्णु। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो प्रलय की छाया जो है शीर्षक रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। और एक चैलेंज स्टूडेंट्स, यदि आप पूरे बुक का पाठ्य पाठ आप कहीं खोज लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है, आपको सिर्फ मिलेगा छाया। ठीक है, तो इसका जो है सिर्फ शॉर्ट नेम हम लोग के 12th क्लास में दिया गया है छाया, लेकिन आप जो है
हायर बुक यदि आप देखेंगे तो जैसे हम लोग को जो है ग्रेजुएशन वगैरह में जो है मिला था, तो वहाँ जो उस समय जो मिला हुआ था उस समय हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। तो उस समय इसका पूरा नाम था प्रलय की छाया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रलय की छाया जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी कह के बुलाते थे। और ये घटना कब, आप बुक में यदि खोजेंगे तो आपको जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है चैप्टर में जो है आपको मिलेगा। वहाँ जो है जिस समय कलीराम जो है हेडमास्टर हुआ करते थे उस विद्यालय में, और कक्षा 9वीं में जो है हम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ रहे होते हैं। और उसी समय जो है इनसे स्कूल में जब झाड़ू लगवाया जाता है और बगल से जो है पिताजी गुजरते हैं इनके, तो देखते हैं देखते समय जो है आग बबूला हो करके जो है गुस्से से उसी समय बोलते हैं मुंशी को, इनको जो है कवि को बोलते हैं कि मुंशी तुमसे ये कौन झाड़ू लगवा रहा है, नहीं। तो चैप्टर यदि पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ा आएगा उस चैप्टर को पढ़ने में। तो यहाँ ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये मल्ल जी की रचना है। रचना में से जो है लिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मान का आयुष्मती होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सड़क का सड़कें होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ हमारा। उसके बाद है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो यहाँ पर के लिए है, देखिए यहाँ पर के लिए शब्द जो है, तो वैसे भी जो है कन्फर्म हो रहा है कि के लिए शब्द जो कहीं भी जुड़ा हुआ है तो संप्रदान कारक में चला आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है संप्रदान कारक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान, चूँकि देखिए कख ये कवर का है, तो फर्स्ट जो है कंठ में ही चला आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो देखिए आपको हम पढ़ाए होंगे अल्परण, महापरण, घोष, अघोष। तो देखिए घोष का एक और होता है अघोष। अघोष घोष का मतलब होता है झंकार उत्पन्न करना, और अघोष का मतलब होता है जो झंकार उत्पन्न नहीं करे। तो पहला दूसरा जो वर्ग होता है, पहला दूसरा, वो पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा। इसको ट्रिक के भाषा में आपको हम बताए थे, बड़का भूत और चुड़ैल। नहीं, जो छन छन का आवाज़, पायल की छन छन का आवाज़ सुनाई देता है तो कब आएगा? शाम सवेरे आता है। और बड़ा वाला भूत जो है कै बजे? 12 बजे रात। मूवी वगैरह में आप देखे होंगे तो 12 बजे रात को आता है। यानी कि पहला दूसरा अघोष होगा जो झंकार छन छन नहीं करता है, और जो छन छन करेगा वो भोर में या शाम को आएगा। तो 3 4 5 इसको बताए थे। तो यहाँ देखिए तब क च ट ये फर्स्ट है तो ये नहीं होगा। झ हमारा यहाँ पर जो है चौथा है, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श वर्ण का उदाहरण है? तो देखिए स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक, यानी कि जितने वर्ग जो है वर्ग हमारे क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ देखिए तो म जो है म पावर का है, तो यहाँ स्पर्शी व्यंजन म होगा। स्टूडेंट गलती किया है यहाँ पर, रह को टिक मार गए। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा जोड़ एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए शुद्ध शब्द पहला कह रहा है तत्व, अधीन, उन्नति, परमेश्वर। तो देखिए इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं आपको। हालांकि इसका आंसर पहले हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा ए तत्व। अब कहेंगे कि सर कैसे? तो देखिए अधीन शब्द जो दिया गया है ये गलत है, ये होता है अधीन होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद है उन्नति। आप कहेंगे सर उन्नति सही है, हाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक है। उन्नति में त में हर्षिकार होता है, अगर हर्षिकार रहता तो ये सही होता। तो इस प्रकार से ये भी क्या हमारा गलत है। उसके बाद है परमेश्वर। तो देखिए परमेश्वर नहीं होता है, परमेश्वर होता है। परमेश्वर, परमेश्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत होगा। और तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा तत्व सही हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो विस्मयादि बोधक देखिए पहला है हमारा प्रश्न, प्रश्नवाचक का, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जो है डैश का है, उसके बाद जो है कॉमा का है, और ये देखिए ऑप्शन बी जो है आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो गंगा नदी जो है एक स्पेशल नाम है, एक खास नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मित्र शब्द में कौन सा लिंग है। तो देखिए मित्र शब्द क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है और अकारांत शब्द है। तो आप जानते हैं अकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होता है, तो यहाँ हमारा क्या है पुल्लिंग। स्टूडेंट गलत किया है उभयलिंग प्रमाण, क्योंकि इसमें हिंदी में तो होता है, हिंदी में दो ही होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर यहीं रहता दोस्त रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, चूंकि हिंदी का अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है और वहीं तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द है अकारांत है, जिसके लास्ट में अ आता है अंत में, तो पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो देखिए मुखिया में पहले सबसे पहले प्रत्यय को निकालने के लिए मूल शब्द प्राप्त करते हैं। तो मुखिया मूल शब्द क्या है, मुख है, और मुख में लगेगा इया, तो ये बन जाता है मुखिया। तो इस प्रकार से हमारा है प्रत्यय हो जाएगा इया, और इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। तो देखिए तत्सम शब्द बोलते हैं संस्कृत वाले शब्द को। तो कह रहा है कि भाप, तो भाप का तत्सम क्या होता है, वाष्प होता है। फिर कह रहा है पंख, तो पंख भी हिंदी का शब्द है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर इसका शब्द इसका होता है पर होता है शुद्ध शब्द संस्कृत का शब्द। उसके बाद है दूध, तो दूध का होता है दुग्ध, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ शब्द जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका जो है तद्भव शब्द होता है जेठ। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, ज्येष्ठ संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन हम कर दिए। और बाकी आप जो है आप अपना मिलान कर लीजिए कि कितना आपका सही है, कितना आपसे जो है मिस्टेक हुआ है। अगर स्टूडेंट्स आप टिक किए हुए हैं, अगर वो गलत आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा मोटिवेट होने के लिए एक मूल मंत्र आपको हम बता रहे हैं कि हमेशा मोटिवेट होने के लिए अपने से आगे वाले को नहीं, अपने से पीछे वाले को देखना चाहिए कि चलो भाई कम से कम उससे तो हम बेहतर हैं ना। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई 400 का तैयारी कर रहा है और उसका 2-4 नंबर घट गया, ठीक है, तो 95 आ गया, तो वो मायूस हो जाता है। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि चलो भाई कम से कम 394 वाला से बेहतर है ना, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। अगर 2-4 गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना अगला पेपर की तैयारी कीजिए। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैट्रिक और 12th कर लिए तो आप जीवन का मतलब सब कुछ हासिल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह पास करेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि मैट्रिक इंटर तो सिर्फ एक सीढ़ी था जिसको हम पार करके आए हुए हैं। असली मज़ा तो उस समय आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सीढ़ी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक बार स्टूडेंट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो भी आपके जो है दोस्त लोग हैं उनसे शेयर जरूर कीजिए। और इससे जो है मिलान आप जरूर कर लीजिए, कितना आपका सही कितना जो है गलत आपका हुआ है। और एक बार जितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है, एक बस छोटा सा ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरे भाई बहनों से, कि यदि जितना आपका सही हुआ है, कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, वो एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि सर मेरा इतना सही हुआ है, ताकि थोड़ा देखें तो हमें भी लगा कि लगे थोड़ा सा, माने आप हिम्मत आप ही लोग तो बढ़ा सकते हैं हमारा। ठीक है, तो आप इतना जो है ज़रूर करेंगे। और उसके बाद कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट लगा हो, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट और भी यूट्यूब पर सर्च मार किसी का वीडियो देखे होंगे, या कहीं-कहीं जो है कुछ लोग और बताते हैं। तो हो सकता है किसी प्रश्न का आंसर कोई दूसरे तरीके से बताया हो, तो आप डाउट में क्लियर वहाँ पर डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर कहीं भी डाउट उस तरह क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर कॉल आप ज़रूर कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए कि सर यहाँ पर जो है दिक्कत हुआ है। आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएँगे। चूँकि जो बंदा जो है पूरे हिंदी को शुरू से बचपन से पढ़ते आया हो, ग्रेजुएशन किया हो, पीजी तक किया हुआ हो, वो समझिए कि जो है जो ग्रेजुएशन तक का हिंदी का ह तक नहीं पढ़ा हुआ हो, उसको मतलब आइए हम अब बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ त असर तो ज़रूर होता है। चूँकि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और एक जो है प्रैक्टिस वाले डॉक्टर, दोनों में अंतर ज़रूर होता है। ये बात आप अच्छी भली-भाँति आप जान भी रहे हैं कि यहाँ का डॉक्टर आँखें का इलाज करता है और कान का डॉक्टर कान का इलाज करता है। ठीक है? तो इसीलिए कहीं भी डाउट आपको हो तो पूरा 100% आपको क्लियर करेंगे। एक बार व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए या कमेंट में ज़रूर कीजिए कि सर इसका कैसे हुआ? कहाँ है ये? कैसे हो पाया? ठीक है? तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोगों के लिए होगा कि रिजल्ट वाला वीडियो। तो तब तक के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। अगला पेपर के लिए जो है मेरे तरफ से जो है बहुत सारा
आशीर्वाद कि आप जो है अगला पेपर जो है बढ़िया से कर पाए। तो स्टूडेंट्स जाते समय जो है आप एक बार जो है ज़रूर कीजिए। एक बार आप ज़रूर बताइए कि कितना आपका जो ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है? तो ठीक है स्टूडेंट, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक।